तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर। ठीक है ना। अभी इसके पिछले लेक्चर में हमने डिस्कवर किया था, ठीक है, हमने चौथे चैप्टर को डिस्कस किया। अभी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिफ्थ चैप्टर के बारे में, जो कि आपका रेडियो एक्टिविटी है। इसमें इससे बनने वाले हर एक एमसीक्यू और इससे बनने वाले हर एक थ्योरी को, ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका चैनल है, ये एंट्रेंस के लिए आपका, ठीक है, पिछली बार भी चलाया गया था, जो कि चैंपियन बैच के नाम से ही था। अभी इस बार भी ये चैंपियन बैच के ही नाम से है। हमारा मेन मोटिव होता है कि अपने बच्चों को हम लोग, ठीक है, एक अच्छी से अच्छी संस्था दिला पाए, ताकि उनकी जो इंजीनियरिंग डिग्री है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो पाए, ठीक है, ताकि उनका फ्यूचर जो हो, ठीक है, वो क्या हो, अच्छा हो सके। तो हमारा एक ही मोटिव होता है कि आपको सरकारी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज दिलवाएं, अच्छा से अच्छा कॉलेज मिले, ठीक है। तो चैंपियन बैच के नाम से आपका ये चल रहा है सेशन, जिसमें आप इनरोल हो सकते हो। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, अभी तो आपका खैर एग्जाम भी चल रहा है, ठीक है। तो एग्जाम कंप्लीट करके आप जल्दी से इनरोल हो जाना। चैंपियन बैच के नाम से हम और अनुराग सर इसको हैंडल कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग कि आपका जो, आप अपने अगर सीनियर से बात करेंगे तो आप लोग देखेंगे, पाएंगे कि उन लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है। क्या भाई? उन लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है सेमेस्टर पॉइंट के नाम से चैनल से। ये जो सेमेस्टर पॉइंट का नाम का चैनल है ना, यही चैनल है हमारा, ठीक है। क्या है? पॉलिटेक्निक पॉइंट करके। तो पॉलिटेक्निक पॉइंट पे आपका एंट्रेंस का चलता है, सेमेस्टर पॉइंट पे आपका सेमेस्टर का चलता है, आपके सिलेबस का जो भी आपका कोर ब्रांच होता है उसका चलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको, ठीक है, क्या करना है, एनरोल होना है हमारे बैच में, तो आपको सेमेस्टर पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां से जाओगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा यहाँ पे, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस। जैसे इसमें आप इंटर करते हो, ठीक है, यहाँ इंटर जैसे करोगे आपको ये बैच दिख जाएगा। ओनली 199 रुपीज में है। ये हम पढ़ाने का कास्ट नहीं है, ठीक है। ये आपका जो चार्ज लग रहा है, ये आपका पीडीएफ चार्ज लग रहा है, और इतना तो आप खैर एक दिन में खर्च कर देते होगे, ठीक है। तो आप इतना पेमेंट कर करके आप इनरोल हो सकते हो, सारी पीडीएफ ले सकते हो, नोट्स भी ले सकते हो। अभी जैसे आपका सिलेबस खत्म होगा, हम लोग प्रैक्टिस सेट कराएंगे। प्रैक्टिस सेट के बाद आपकी टेस्ट भी होती रहेगी। तो वो सब आपका यूट्यूब पे तो संभव है, यूट्यूब पे केवल आपकी वीडियोज पड़ी रह सकती है ना। बाकी सारी चीजों का फायदा उठाने के लिए आपको एप्लीकेशन पर इनरोल होना होगा, ठीक है। तो चलिए विदाउट डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बड़ी किसके बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में। आखिर रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गो विदाउट डिले, आ जाओ, मैं तुमको बताओ, ठीक है, एक एक करके रेडियो एक्टिविटी जो हमारा है और न्यूक्लियर एनर्जी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर आपका ये 5 होने वाला है, ठीक है। इस चैप्टर नंबर 5 में एक एक करके हर एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करते रहेंगे। सबसे पहले रेडियो एक्टिविटा होता क्या है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटा होता क्या है, देखो भाई, मैं आपको अगर बता दूं, आपकी इस डिप्लोमा के सिलेबस में, डिप्लोमा बोले तो अभी जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, इसके सिलेबस की मैं बात करूं, तो बेटा देखो, कभी भी आपका ये सिलेबस ऐसा नहीं रहा है कि ये आपको बेसिक से लेकर के चले, नहीं। ये बीच से उठाता है। इसका सिलेबस आप कभी भी मिला लेना तो आपको ऐसे बीच से उठा करके दे देगा, बेसिक नहीं देता है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। अगर बेसिक से आपका सिलेबस रहता तो मैं बेसिक से पढ़ाता। हाँ, रही बात बेसिक से पढ़ने की, तो आप हमसे सेमेस्टर में मिलिएगा। हर एक चीज की मैं बेसिक से शुरुआत करता हूं, क्योंकि आपके सेमेस्टर में बेसिक से दिया हुआ है और जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक चलती है। अभी यहाँ जैसे दिया आपको ऐसे पढ़ना, क्योंकि आपके एग्जाम में थ्योरी नहीं लिखना है, ओनली आपको क्या करना है, एमसीक्यू पे टिक करके आना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलो, तो रेडियो एक्टिविटा होता क्या है, ठीक है, बताएंगे भाई। रेडियो एक्टिविटी हमारी आखिर होती क्या है। देखो, रेडियो एक्टिविटा जो है, इसका सबसे पहले जो खोज किया था वो किसने किया था, हेनरी बेकुलर ने किया था। बेटा एक चीज याद रखना, मैं जिसको मार्क कर दूंगा उसको तुम लोग समझ लेना कि इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग लर्न करोगे। जैसे अभी यहाँ पे मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू आपके प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया है, ठीक है। क्या भाई, पूछा भी जा सकता है और ये पूछा भी गया है। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे और याद भी करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पढ़ेंगे भी और याद भी करेंगे। चलो, तो हेनरी बेकुलर ने किया था 1896 ईस्वी में, इसका डिस्कवरी किया था। किसका भाई, रेडियो एक्टिविटी। आखिर सर ये होता क्या है बताइए, ठीक है। देखिए, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, तत्वों के उस गुण, ठीक है, क्या तत्वों के उस गुण को कहते हैं जिसे काटता है तो स्वतः ही एक विशेष प्रकार की किरणों को छोड़ता है। देखो, एलिमेंट जैसे आपको आपको भी पता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल अभी आप लोग नहीं पढ़ोगे या पढ़े भी होगे तो कोई बात नहीं।
टोटल अभी तक 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। क्या? अगर मैं बात करूं तो टोटल 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। इन 18 एलिमेंट्सों में से किसमें, इस 118 एलिमेंट्स में कुछ तत्व ऐसे हैं ना, क्या भाई, कुछ तत्व आपके ऐसे हैं जो विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी को रखते हैं। क्या? विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी को रखते हैं। उनमें से एक हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट आता है। क्या? उन्हीं से हमारा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आता है। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता क्या है सर? ठीक है, तो सभी को एक 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 करके मैं बताऊंगा आपको। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एक ऐसा एलिमेंट होता है जो विशेष प्रकार की किरणों को छोड़ता है और उन विशेष प्रकार की किरणों से हमको एनर्जी प्राप्त होती है। अब वो एनर्जी कैसे कैसे यूज होगी, किस फॉर्म में मिलेगी, हर चीज को मैं आगे चल के अभी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, विशेष प्रकार की किरणों को छोड़ता है जिन्हें बेकुलर किरण कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी डिस्कवरी किसने किया था भाई? हेनरी बेकुलर ने किया था, इसीलिए उन्होंने अपने नाम पर ही रख लिया। अभी आप साइंस में देखोगे तो ज्यादातर जो खोज हुई है उनका नाम जो है ना साइंटिस्ट ने अपने नामों पे रख लिया है। तो इसी प्रकार से जैसे न्यूटन्स लॉ हो गया, ठीक है, इसी प्रकार से हेनरी बेकुलर भी इस ग्रह का नाम बेकुलर किरणें भी रख दिया। ठीक है, या रेडियो एक्टिव किरणें भी इन्हें कहेंगे। ठीक है, इनका जब उत्सर्जन हो, रेडियो एक्टिव किरण का उत्सर्जन करते हैं, रेडियो एक्टिविता कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस है किरणों का उत्सर्जन करना, यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिविटी कहलाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे रेडियो एक्टिविता। ठीक है, अब देखो क्या है, ऐसे तत्व जो रेडियो एक्टिविता का गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी जो एलिमेंट, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कई सारे एलिमेंट्स हैं। अभी उसी में से हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, हमारे पास यूरेनियम है। तो यूरेनियम जो होता है हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। अब ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी शो करेगा, क्या? जैसे हीलियम है तो ये रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी शो करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जो शो कर रहा है, जैसे हमारे पास यूरेनियम है, तो जो शो करेगा उसको बोलेंगे, उस एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे क्या भाई? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलेंगे, जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी को शो करेगा। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो किरणें निकलती हैं वो निम्न प्रकार की हैं। देखिए, 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं भाई, अल्फा, बीटा और गामा निकलती हैं। कौन सी? अल्फा, बीटा, गामा। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि 3 प्रकार के हमारे 3 भागों में हमने परमाणु को तोड़ा, एटम को तोड़ा, किसमें किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। ऐसे ही हमारी जो किरण है, ये कौन सा कोई भी पार्टिकल जो रेडियो एक्टिव होगा वो 3 प्रकार की किरणों को छोड़ेगा। सबसे पहले अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अल्फा के बारे में। अल्फा हमारा क्या होता है बेटा? देखो, अल्फा जो है ना, इसको हम लोग सिंबल में अगर देखें तो सिंबल में हम लोग इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अल्फा को हम लोग इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। एक बात और याद रखना, कहीं अगर आपको अल्फा किरण मिले या अल्फा कण लिखा हुआ मिल जाए तो ये सेम होगा। ठीक है, इसको दोनों नाम से हम लोग जानते हैं। ये किरणें चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र से विक्षेपित हो जाती हैं। अगर मैं बात करूं चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होने का मतलब क्या है सर? ठीक है, आप लोग अगर पढ़े होगे हाई स्कूल या इंटर में तो आप लोग को एक चीज बताया जाता है। देखो, ये आपका क्या है भाई, बात करूं, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रदर्शित करने का ये तरीका है। क्या है? ये तरीका है, ऐसे क्रॉस का चिन्ह बना करके। अभी जो हमारी अल्फा किरण है, ये क्या होती है? ये विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। इन किरणों के कण धनावेशित होते हैं। ध्यान से सुनिए बेटा। देखो, अभी मान लो यहां से, ठीक है, कोई हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, हमारे पास क्या है? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। इसने अभी किरण छोड़ा, क्या छोड़ा? किरण। उसमें से अल्फा किरण निकल रही है। क्या हो रही? अल्फा किरण। यहां से कौन सी किरण निकल रही भाई? अल्फा किरण या कण बोले तो, ठीक है, ये निकल रहा है। तो जब अल्फा कण निकलता है तो कहीं भी अगर उसके मार्ग में, ठीक है, उसके बीच में, उसके रास्ते में अगर कहीं भी उसको क्या मिलता है भाई? उसको अगर यह मैग्नेटिक फील्ड मिले, देखो मैग्नेटिक फील्ड को प्रदर्शित करने का, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, तो ये जो कण है या किरण है, ये अगर आ रहा है रास्ते में पड़ा तो ये क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन इसमें आ जाएगी। मतलब ये नहीं कहेगा कि हम सीधे इस रास्ते से निकल जाए या इस रास्ते से, नहीं, ऐसे नहीं जाएगा। वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। किस मार्ग से? अगर उसके बीच में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ होगा तो उस रास्ते से वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब अपने रास्ते से विचलित होकर के निकल जाएगा। ये नहीं कि वो उसी मैग्नेटिक फील्ड से होकर के या इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर के पास करे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है बेटा? ध्यान से सुनना।
ये क्या होता है, धनावेशित कण होता है। मैं आपको और जानकारी की बात बताऊं, ये तो पहला धनावेशित कण होता है। दूसरा, ये हीलियम का नाभिक कहा जाता है। क्या? हीलियम का नाभिक कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? हीलियम का नाभिक बोलते हैं। ये बात आप लोग याद रख, ठीक है ना। इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ध्यान से सुनो, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा किरण है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑप्शन दे देगा अल्फा, बीटा, गामा और इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो क्या होगा, ये धनावेशित होता है, अतः ये किरणें ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होंगी। जहां ऋणावेशित प्लेट होगा वहां पर आकर्षित होंगी। ठीक है, आ जाओ। अभी नेक्स्ट बात करते हैं भाई, इन किरणों की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे देखोगे तो इन किरणों के प्रत्येक कण पर, ठीक है, अभी तो कण बोला ना इसको, प्रत्येक कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के तुल्य आवेश होता है। 2 इलेक्ट्रॉन के तुल्य आवेश होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के तुल्य, 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश हीलियम पर होता है और इसीलिए इसको हीलियम का नाभिक बोलते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉनों के तुल्य आवेश होता है, अतः ये द्विआवेशित युक्त हीलियम आयन कहलाता है। ये हीलियम आयन है। ठीक है, आ जाओ। प्रत्येक, इनके प्रत्येक कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु या प्रोटॉनों के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। क्या होता है भाई? 4 गुना होता है। ठीक है ना, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, इन किरणों में गैसों को आयनित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये बात आप लोग याद रखना भाई, ये बात याद रखना। ठीक है, आयनित करने की जो क्षमता होती है, आयनित करने की क्या भाई क्षमता जो होती है, वो सबसे ज्यादा किस में होती है भाई? आयनित करने की जो क्षमता है, ठीक है, ये किस में होती है सबसे ज्यादा? बताइए। ये अल्फा में होती है। किस में होती है? अल्फा में होती है। ठीक है ना, चलो आ जाओ नेक्स्ट। इन किरणों का वेग प्रकाश के वेग का होता है। वेग का होता है, ठीक है, मतलब इन किरणों का जो वेग होता है प्रकाश के वेग के क्या होता है भाई? बराबर होता है ना। द वेलोसिटी ऑफ दिस रेज इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक, चलिए। अभी नेक्स्ट क्या है, ये किरणें कुछ पदार्थों जैसे हीरा हो गया, जिंक सल्फाइड आदि पर पड़ने पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करते। प्रतिदीप्त मतलब क्या होगा? इनसे लाइट निकलेगी, स्पॉट होता है, चमकने जैसा कुछ दिखाई देता है। ठीक है ना। इन किरणों की भेदन क्षमता बहुत कम होती है। एक चीज यहां भी याद रखना आप लोग, या इसकी जो भेदन भेदन क्षमता होगी वो सबसे कम होती है। क्या भाई? इसकी जो भेदन क्षमता होती है वो कम होती है। ठीक है ना, भेदन क्षमता क्या होगी बेटा? कम होगी। चलो आ जाओ। लगभग कितना भाई? 0.1। क्या भाई? 0.1 mm। ठीक है ना, इतनी पतली मोटाई एल्यूमिनियम की चादर को भी ये नहीं भेद सकता है, यानी इसकी भेदन क्षमता बहुत ही कम है। ठीक है। नोट पॉइंट में एक अल्फा कण का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है, एक अल्फा कण का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है भाई? बताइएगा आप लोग। कण का द्रव्यमान कितना होता है अल्फा कण का? बोलिए। चलिए आइए। ठीक है, 6.64 गुणे 10⁻⁻⁴ हो जाए। ठीक है, किस में भाई? ग्राम में मेजर करेंगे इसको। अभी बीटा कण के बारे में, अल्फा कण को मैंने बताया, अल्फा कण हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। दूसरा क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। तीसरा क्या होता है कि आयनित करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, भेदन क्षमता कम होती है। तो एक बार इसकी समरी मैं आपको दे देता हूं, आ जाइए। ठीक है, ये आपका अच्छा से देखिए, क्या है ये? अल्फा कण या अल्फा किरण बोले। ठीक है, अल्फा कण के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अल्फा कण क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट, अल्फा कण सबसे पहला पॉइंट। इस पे व्हाइट दिखेगा क्या? बिल्कुल दिखेगा सर। चलिए, नहीं दिखेगा, विजिबल उतना सही नहीं हो रहा है। ठीक है, अल्फा कण क्या होता है सर? सबसे पहले देखिए, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि ये जो अल्फा कण है, ठीक है, क्या भाई? ये जो अल्फा कण है पहले पॉइंट में, ये धनावेशित होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज का होता है। दूसरा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज हो गया। दूसरा क्या होता है? ये हीलियम का नाभिक होता है, यानी इस पर हीलियम आयन चार्ज। ठीक, दूसरा क्या है सर इसमें? बताइएगा। पॉजिटिव हो गया, हीलियम का नाभिक होता है। आयनित करने की क्षमता जो इसकी होती है, क्या? आयनित करने की क्षमता, आयनित करने की क्षमता,
ठीक है, आयनित करने की जो इसकी क्षमता होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। ठीक है, ये उसका समरी है। दूसरा क्या है, किसकी, तीसरा भेदन क्षमता क्या होता है इसका, भेदन क्षमता ये कम होता है। क्या होता है भाई, कम होता है। चलो, अभी इसका समरी है, यानी अगर आप इतना याद कर लेते हो तो अल्फा पार्टिकल के बारे में आप लोग जान गए। ठीक है, चलो, ये अल्फा पार्टिकल के बारे में बात हो गई। अभी मैं बात कर रहा था बीटा। बीटा पार्टिकल क्या है, इन किरणों के प्रत्येक कण पर ऋणावेश चार्ज होता है, इसीलिए किरणें धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं। अभी बीटा किरण जो है ना, इस पे निगेटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा भाई, निगेटिव। ठीक है, कैसा चार्ज होगा, निगेटिव का चार्ज होगा। इसीलिए क्या होती है भाई, ये निगेटिव प्लेयर किसके, पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही आकर्षित हो जाती है। ठीक है, इनकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको जान लेते हैं। ये किरणें चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र की ओर विक्षेपित हो जाती है, मतलब ये भी डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे अल्फा डिफ्लेक्ट हो जाता है वैसे भी क्या हो जाएंगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। बीटा कण जो होता है, ठीक है, क्या भाई, बीटा कण, बीटा कण को देखो प्रेजेंस कैसे करते हैं भाई, बीटा कण हमारा ऐसे प्रेजेंस किया जाता है, बीटा। ठीक है, चलो, जो हमारा बीटा कण है ना, कैथोड किरणों की भांति इलेक्ट्रॉनों से बने होते हैं। ठीक है, तो बीटा कण एक तरीके से मैं बोलूं तो ये एक तरीके से तेजी से भागते हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या, तेजी से भागते हुए इलेक्ट्रॉन हमारे बीटा कण होते हैं। ये पेन सही नहीं चल रहा है, लगता है मुझे ये वाला पेन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या होते हैं, तेजी से भागते हुए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी ये सही चल रहा है। ठीक है, ये क्या होते हैं भाई, तेजी से भागते हुए इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब समझ रहे हो ना, इस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो तेजी से भागते हुए इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं भाई, बीटा कण होते हैं। बीटा किरणों के कणों में गैसों को आयनित करने की क्षमता अल्फा से कम होती है, यानी कि सबसे ज्यादा अल्फा की होती है, फिर बीटा की होती है। लेकिन इनकी भेदन क्षमता अल्फा कण से थोड़ा सा अधिक होता है। क्या होता है, थोड़ा सा अधिक होता है। अभी मैं इसका डिटेल समरी आपको दे दे रहा हूं। ठीक है, आ जाओ। गामा किरण क्या होता है सर, इन किरणों के कणों पर कोई भी आवेश नहीं होता है, मतलब इनका जो चार्ज होता है वो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। अभी अल्फा हमारा कैसा था, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का था। बीटा कैसा था हमारा, वो निगेटिव चार्ज का था। अभी ये कैसा है सर, इस पर न्यूट्रल, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, न्यूट्रॉन में न्यूट्रल था, उसी तरीके से गामा हमारा न्यूट्रल होता है, निग्लिजिबल, यानी चार्ज इस पर नहीं होता है। अतः ये विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती है। भाई, जहां पे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा या मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ये वहां से डिफ्लेक्ट नहीं होगा बल्कि उसी रास्ते से पास कर जाएगा, क्योंकि चार्ज है नहीं, तो डिफ्लेक्ट कैसे होगा, नहीं होगा। ठीक है ना, चलो, ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती बल्कि सीधी निकल जाती हैं। ठीक है, ये किरणें विद्युत तरंगों के समान दूर भेदी होती हैं, यानी ज्यादा दूर तक ये ट्रेवल करके भेद सकती हैं। इन किरणों की भेदन क्षमता जो है अल्फा बीटा दोनों से अधिक होता है, लेकिन आयनित करने की जो क्षमता होती है इनमें कम होती है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर मोटी चादर को भी भेद सकती है। सोचो, 30 सेंटीमीटर मोटी चादर को भी क्या कर सकती है, ये भेद सकती है। ठीक है, चलो, अभी आ जाओ। इन किरणों में गैसों को आयनित करने की क्षमता बहुत कम होती है, और इन किरणों का जो वेग होता है प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। ठीक है ना, चलो बेटा, तो अभी मैं इसका फिर से आपको समरी देता हूं। इसको पहले मैं चेंज कर लूं यार, इसका कलर जो है ना, ये वाला कलर सही रहेगा। आ जाओ, चलो, तो इसका जो, यहां देखो, कंपैरिजन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आयनित करने की क्षमता, थोड़ा सा, ठीक है, देखना। आयनित करने की क्षमता,
आयनित करने की क्षमता, ठीक है। आयनित करने की अगर मैं क्षमता की बात करूं तो सबसे अधिक जो आयनित करने की क्षमता होती है वो किसके पास होती है, चला बताओ। सबसे ज्यादा अल्फा के पास होती है, यानी अल्फा के पास सबसे ज्यादा होगा। दूसरा, बीटा के पास उससे थोड़ा सा कम होता है, और सबसे कम होता है गामा के पास। ये क्या है, ये आयनित करने की क्षमता है सर। क्या है, आयनित करने की क्षमता है, जो सबसे ज्यादा किसके पास होती है, अल्फा के पास, दूसरा बीटा के पास, तीसरा किसके पास होता है सर। चलिए, हो गया। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। क्या भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या मैं बात करूं आपसे, आ जाओ, ठीक है। ये तो आयनित करने की क्षमता हो गई। अभी मैं बात करता हूं आपसे किसकी, चलो, भेदन क्षमता के बारे में। किसमें, भेदन क्षमता। भेदन क्षमता, ठीक है। भेदन क्षमता की अगर मैं बात करूं तो सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होगी ना, जो सबसे अधिक भेदन क्षमता होगी वो होती है गामा की। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बीटा की, और अगर सबसे कम की बात करूं तो अल्फा। ठीक है, ये इनकी भेदन क्षमता होती है। क्या होती है, ये इनकी भेदन क्षमता होती है, ठीक है ना। चलो, क्या होती है, ये इनकी भेदन क्षमता होती है। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे अधिक किसका होता है भेद आयनित करने की क्षमता, अल्फा का, उसके बाद बीटा, फिर गामा। लेकिन भेदन क्षमता की बात करूं तो सबसे ज्यादा गामा का, फिर बीटा का, फिर अल्फा का होता है, यानी सबसे कम अल्फा का होता है, ठीक है ना। आ जाओ, ये बात तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट विघटित कैसे होते हैं, मतलब उनका सिद्धांत क्या है भाई। देखो, इनके अनुसार ना रेडियो एक्टिविटी एक नाभिकीय गुण है। क्या है ये भाई, कौन सा गुण है ये बताना, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है। तथा क्या होता है, ये अस्थाई नाभिक वाले परमाणुओं में ऐसा ही होता है। देखो, जो परमाणु अस्थाई होता है, मतलब क्या होता है भाई, वो अस्थाई नहीं होता, स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, उन्हीं में पाया जाता है। तो ये कैसे होते हैं भाई, अस्थाई नाभिक वाले परमाणु होते हैं, जो अल्फा बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। तब, ठीक है, क्या करते हैं भाई, उत्सर्जन करते हैं। तब तक उत्सर्जित होते हैं कि जब तक ये क्या हो जाए भाई, ठीक है, विघटित होकर के एक अस्थाई नाभिक में परिवर्तित ना हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए, अस्थाई नाभिक में परिवर्तित हो ना जाए, तब तक ये क्या करते हैं भाई, विघटित करते हैं। हाँ, एक चीज मैं बता दूं भेदन क्षमता के बारे में, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ सुनना। देखो बेटा, ये हमारे पास क्या है, एक पतली सीट है, ठीक है। क्या है ये एक पतली सीट है, ध्यान से सुनो। इस पतली सीट को, ठीक है, अल्फा जो कीड़ा है वो नहीं भेद सकता। क्या भाई, अल्फा जो कीड़ा है इस पतली सीट को नहीं भेद सकता, ठीक है। यहीं पर आकर के रुक जाएगा। ये कितना एमएम का है, 0.1 mm मोटी है, इसको ये नहीं भेद सकता। कौन भाई, अल्फा। ये अल्फा पार्टिकल इसको नहीं भेद सकता, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं बीटा की, किसकी बात करूं, बीटा की, ये क्या है, ये बीटा किरण है। क्या है, ये बीटा किरण है, ठीक है। अगर मैं बीटा की बात करूं तो बीटा तो क्या करेगा, इसको भेद देगा। बीटा हमारा क्या करेगा, इसको भेद देगा। चलो, बीटा किरण जो होगा हमारा वो इसको भेद देगा। अभी यहाँ गया, ये यहां से इसको पास करके निकल जाएगा। बीटा तो भेद देगा, लेकिन अल्फा नहीं भेद पाएगा इसको, ठीक है। अभी मैं बात करूं किसकी भाई, चलो आ जाओ। ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास थोड़ी सी मोटी चादर है। क्या है, ये हमारे पास थोड़ी सी मोटी चादर है। ये मोटी स्लेट है, ठीक है। इसमें मैं कलर फिल कर देता हूं ताकि आपको दिखेगा ना, सही रहेगा। चलो, अभी ये क्या है, थोड़ी सी मोटी है। अभी क्या करेगा, अभी ये बीटा वाला आएगा ना, लेकिन इसको नहीं भेद पाएगा। क्या नहीं भेद पाएगा, इसको भेद लेगा लेकिन इसको नहीं भेद पाएगा।
ठीक है, लेकिन जो गामा किरण आएगा वो तीनों को भेदेगा। देखो अभी एक और मेरे पास है, यहाँ देखो, ठीक, 3 स्लेट मेरे पास, ध्यान से देखो, ये पतला स्लेट था जिसको अल्फा नहीं भेज सका, ठीक है, लेकिन ये बीटा भेज दिया। अभी इस पर जब आएगा तो ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास है इसको नहीं भेज पाएगा, ठीक है, ये तो पहले ही रुक गया। लेकिन एक गामा किरण होता है, क्या होता है, एक हमारे पास गामा किरण होता है, क्या होता है भाई, गामा किरण होता है। चलो ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है, गामा किरण। अब ये गामा किरण इसको तो भेदेगा ही भेदेगा, इसको भी भेद देगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारे पास गामा किरण होता है, क्या होता है, ये गामा किरण होता है, ठीक है। ये 30 सेंटीमीटर तक की चादर को भी भेद सकता है, लेकिन ये 0.1, क्या भाई, 0.1 mm की चादर को नहीं भेद पाता है। कौन, अल्फा। यानी अगर मैं भेदन क्षमता की बात करूं तो सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होती है वो हमारी गामा की होती है, लेकिन सबसे कम हमारी किसकी होती है, बीटा की। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी मैंने बताया 3 प्रकार के कीड़ों को छोड़ेगा। ये क्यों होता है, जो नाभिक अस्थायी होते हैं अक्सर, ये जो हमारे कौन से भाई, जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये अस्थायी नाभिक होते हैं, मतलब ये स्टेबल नहीं होते हैं। तो स्टेबल होने के लिए ये किरणों को छोड़ते हैं। सबसे पहले अल्फा को छोड़ेंगे, नहीं स्थायी हो पाए तो बीटा को भी छोड़ेंगे, फिर नहीं स्थायी हो पाते हैं तो गामा को भी रिलीज करते हैं। तो इनका जो रिलीज करने का कारण होता है किरणों को, वो अपने आप को स्टेबल बनाने का होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, स्टेबल बनाने के लिए 3 प्रकार के किरणों को छोड़ते हैं, उत्सर्जन उनका करते हैं, ठीक है, जब तक कि ये क्या हो जाए, एक अस्थायी नाभिक में परिवर्तित ना हो जाए। तो सबसे पहले अल्फा उत्सर्जन, अल्फा एमिशन क्या है। अल्फा उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें एक अस्थिर परमाणु नाभिक अपने अंदर अल्फा पार्टिकल को क्या करेगा भाई, उत्सर्जित करेगा। क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल को उत्सर्जित करेगा। ठीक है, चलिए, वॉइस क्लियर है ना भाई, ठीक है। क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल को ये क्या करेगा भाई, निकालेगा। सबसे पहले क्या करेगा भाई, अल्फा कण का ये उत्सर्जन करता है। अल्फा कण क्या करेगा, उत्सर्जन। अल्फा कण में क्या होता है, अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्या भाई, अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यह हीलियम के 4, ठीक है, क्या भाई, हीलियम 4 के नाभिक के समान होते हैं। हीलियम 4 के नाभिक के समान मतलब क्या भाई, चलो आ जाओ। ठीक है, हीलियम 4 के नाभिक के समान मतलब हीलियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, परमाणु भार 4 होता है। इसलिए बोल रहा है कि हीलियम का जो परमाणु भार 4 है उसी के नाभिक के समान होता है। यानी कि अगर हमारा एक अल्फा कण निकलेगा तो उसका मतलब एक हीलियम निकल रहा है। क्या निकल रहा है, एक हीलियम निकल रहा है। और एक हीलियम जब कहीं कहीं से निकलेगा तो उसका मतलब यहां से 2 क्या कमी होगी भाई, मैंने आपको बताया था कि एक हमारा एलिमेंट है जिस पर अगर ए और बी यहाँ लिखा हुआ है तो ये हमारा एलिमेंट होगा। क्या है, ये हमारा एलिमेंट है। और इस एलिमेंट में जो ऊपर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं परमाणु भार, इसको परमाणु क्रमांक। यानी कि जब हमारा हीलियम यानी अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आएगी। क्यों सर, क्योंकि हमारा हीलियम नाभिक निकलेगा। अल्फा निकलने का मतलब हीलियम, और हीलियम जब निकलेगा तो अपने साथ क्या लेके जाएगा, 2 परमाणु क्रमांक में कमी और 4 परमाणु भार में कमी लेकर के जाएगा। अभी समझ में आया आपको, अभी ये चीज आपको समझ में आया क्या, जल्दी से बताना आप सभी लोग। तो कभी भी अल्फा का उत्सर्जन होगा तो आप क्या करोगे भाई, उसमें से समझ जाओगे कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यानी परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी और परमाणु भार में 4 की कमी होगी। ये बात आप लोग अपने दिमाग और दिल में बैठा लो, ठीक है। देखो, परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी और परमाणु भार में 4 की कमी होगी, अपने दिमाग में बैठा लो। जैसे हमारे पास 92 यूरेनियम 238 है,
यानी कि यहां अगर मैं बात करूं तो 92 मतलब यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है 92, लेकिन 238 हमारे पास क्या है, ये यूरेनियम का परमाणु भार है। यहां से जब निकलेगा एक अल्फा पार्टिकल, समझ लो निकला इससे, जब एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो यहां पे बनेगा क्या, थोरियम। थोरियम क्यों बना सर, क्योंकि थोरियम का ही जो परमाणु क्रमांक होता है वो 19 होता है। ठीक है, तो दो हमारे पास यहां से परमाणु क्रमांक निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा, परमाणु भार निकलेगा। तो ये हमारे पास ये बन जाता है। साथ में क्या निकला था भाई, हमारा हीलियम ही निकला था ना, तो उसको लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है ना, ये हमारा होता है भाई, ध्यान से सुनो। तो कभी भी हमारा अगर अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो ये चीजें होंगी। बीटा पार्टिकल जब निकलेगा तो क्या होगा सर, बीटा का जब उत्सर्जन होता है, ठीक है, जिसमें एक अस्थिर परमाणु नाभिक अपने अंदर से एक बीटा पार्टिकल निकालता है, और जब भी बीटा पार्टिकल निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन निकला पॉजिटिव और पॉजिट्रॉन निकला, तो आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा निगेटिव, पॉजिट्रॉन मतलब क्या होगा आपका पॉजिटिव। ये दोनों इलेक्ट्रॉन के ही क्या है फॉर्म है, बस एक निगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। आ जाओ यहाँ देखो, परमाणु संख्या में जब भी बीटा कण किसी भी एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलेगा तो बीटा परमाणु के निकलने से, बीटा कण के निकलने से परमाणु संख्या में एक की बढ़ोतरी होगी, मतलब इंक्रीमेंट होगा। कितने का, एक का, लेकिन द्रव्यमान संख्या नहीं चेंज होगी, ये चेंज नहीं होगा। आप लोग याद रखना, ठीक है क्या भाई, इसको आप लोग याद रखोगे। समझ में आया कि आप लोग को, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आप लोग को ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब अगर मान लो किसी से ऐसे ही दे दिया, एक रिएक्शन दे दिया, ठीक है, क्या किया, एक रिएक्शन ऐसे ही दे दिया, मैं बोला ऐसे दे दिया, बोला इसमें से अल्फा पार्टिकल कितना निकला है, तो आप कैसे बताओगे, बीटा पार्टिकल कितना निकला है तो कैसे बताओगे। अगर मैं बताऊं ना, बस ये रिएक्शन दे दूं और बोलूं कैसे कितना निकला है, ये पूछो ना, पूछिए कितना परमाणु भार का कमी हुआ है, नहीं, कितना बीटा पार्टिकल कितना अल्फा पार्टिकल निकला, तो आप कैसे बताओगे। तो उसके लिए मैं आपको फार्मूला बताता हूं, ठीक है, क्या, एक फार्मूला बताता हूं। अगर अल्फा कण कभी भी निकल रहा हो, क्या, अगर आपका अल्फा कण कभी निकल रहा है तो अल्फा कण के लिए क्या लिखोगे भाई, हाँ बोलो, अगर कभी अल्फा कण निकल रहा है तो आप क्या बताओगे, बोलो। चलो, अल्फा कण की संख्या, ठीक है, अगर आपको अल्फा कण की संख्या बतानी है तो क्या करोगे, बोलो। अल्फा कण की संख्या आपको निकालने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्या, कि जितना परमाणु भार में कमी आएगी, क्या, जितना परमाणु भार में कमी आएगी उतने में 4 से भाग दे देना। क्या भाई, परमाणु भार में जितना की कमी या बढ़ोतरी, समझो कमी या बढ़ोतरी मतलब चेंज, ऐसे समझ लो ना, चेंज इन एटॉमिक मास, चेंज इन एटॉमिक मास, ठीक है, याद रखो, चेंज इन एटॉमिक मास, ठीक है, डिवाइड बाय में भाई कितना निकलता है, जब अल्फा निकलेगा 4 निकलता है, 4 से भाग कर देना, निकल जाएगा अल्फा। एक अल्फा कण निकलने का मतलब एक हीलियम निकलना, और एक हीलियम निकलने का मतलब 4 परमाणु भार की कमी। तो यहां से आप पता कर लोगे कि चेंज कितना हो रहा है आपका, क्या भाई, कितना चेंज आया किसमें भाई, परमाणु भार में या परमाणु संख्या में, बटे 4 कर दो, ये तुम्हारा अल्फा कण की संख्या निकलेगा। अगर तुमको बीटा कण की संख्या निकालनी है, क्या करनी है भाई, बीटा कण की संख्या निकालनी है हमको सर, क्या करना है, बीटा, तो फिर लिखो यहाँ पे, ये बी नहीं है बीटा है, ठीक है, बीटा कण की संख्या, बीटा कण की संख्या। अगर आपको बीटा कण की संख्या निकालनी है तो उसके लिए आपको एक और फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके लिए कौन सा फार्मूला आप यूज करोगे सर, बताओ, उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करोगे आप लोग, कौन सा कलर यूज करूँ, अभी रेड वाला यूज कर देता हूँ ना, ठीक है। तो बीटा कण की अगर संख्या आपको निकालनी, मान लो बीटा कण किसी से निकल रहा है, तो बीटा कण अगर निकलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाई अल्फा कण कितना था, ये करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद परमाणु क्रमांक में कितने का परिवर्तन आया उसको घटा दोगे। क्या करोगे,
परमाणु क्रमांक में कितने का परिवर्तन आया घटा दोगे, तो चेंज इन एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या करोगे भाई, एटॉमिक नंबर से तुम इसको माइनस कर दो, ये तुम्हारा फार्मूला निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखोगे। ठीक है, दो फार्मूला मैंने आपको दिया। सबसे पहला कौन सा फार्मूला दिया, ठीक है, अल्फा कण निकालने के लिए कौन सा फार्मूला दिया आपको, अल्फा कण निकालने के लिए, अल्फा कण निकालने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला दिया ये। ठीक है, दूसरा मैंने आपको कौन सा फार्मूला दिया भाई, दूसरा मैंने आपको कौन सा फार्मूला दिया बताओ। चलो ठीक है, बीटा कण निकालने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला दे दिया। ठीक है, ये आप लोग याद रखोगे, दो फार्मूला आपके पास। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हो। आ जाओ, नेक्स्ट क्या है भाई, गामा। जब गामा का एमिशन होगा तो गामा उत्सर्जन एक प्रकार की रेडियोधर्मी प्रक्रिया है। ठीक है, क्या भाई, ये गामा जो है ना एक प्रकार की रेडियोधर्मी प्रक्रिया है। क्या भाई, ये एक प्रकार की रेडियोधर्मी प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है भाई, देखोगे, ठीक है, गामा उत्सर्जन का, तो इसमें किसी अस्थिर नाभिक, ठीक है, यानी अनस्टेबल न्यूक्लियस से उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणें निकलती हैं। इसमें गामा किरण निकलेगी हाई एनर्जी वाली, क्या निकलेगी, हाई एनर्जी वाली। ये कण नहीं बल्कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। गामा उत्सर्जन अक्सर अल्फा और बीटा 6 के बाद निकलता है। ठीक है, अगर आपका जो न्यूक्लियर, क्या भाई, जो न्यूक्लियर एलिमेंट है, ठीक है, या बोले तो कौन सा आपका जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो अगर अल्फा और बीटा किरणों को निकालने के बाद भी आपका स्टेबल नहीं होता है, तो वो गामा किरण को रिलीज करेगा, और गामा किरण बहुत ही हाई एनर्जी के साथ रिलीज होता है, और इसका इफेक्ट बहुत ही खराब होता है। ठीक है, यह ऊंची ऊर्जा वाली होती है, यानी हाई एनर्जी के साथ निकलेगी, और आसानी से किसी भी पदार्थ को पार कर सकती है, भेज सकती है। ठीक है, तो हैवी मटेरियल्स लाइक लीड, ठीक है, लीड हो गया, ठीक है, कंक्रीट हो गया, आर नीडेड टू ब्लॉक इट। इसको ब्लॉक करने के लिए हमको हैवी मटेरियल का यूज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हैवी मटेरियल का यूज करना पड़ता है। जैसे लीड हो गया यानी शीशे हो गए, ठीक है, या कंक्रीट हो गया, कंक्रीट का कोई स्लेट बना हो, उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, इट इज हाई एनर्जी एंड कैन इजिली क्या कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है मटेरियल को। ये आसानी से किसी भी पदार्थ को पेनिट्रेट कर सकता है, यानी भेद सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, कोबाल्ट है, कोबाल्ट 60, ठीक है, और सीजियम 137, ठीक है, गामा किरण उत्सर्जित करते हैं ये। चलो, कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट 16 जो था यहाँ पे देखोगे आप लोग ना बेटा, तो कोबाल्ट 16 हम लोग का कैंसर में यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है बेटा, कैंसर में। ठीक है, किस में भाई, ये आपका कैंसर में यूज किया जाता है। अगर किसी को कैंसर हुआ है तो उसके इलाज में कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अर्ध आयु, हाफ लाइफ। ठीक है, क्या भाई, हाफ लाइफ टाइम या अर्ध आयु काल, इसको हाफ लाइफ पीरियड बोलना, अर्ध आयु काल कर लेना, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, अर्ध आयु काल, ठीक है ना। देखो, अर्ध आयु वह समय है जिसमें किसी भी रेडियोधर्मी का, ठीक है, क्या भाई, किसी भी रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा भाग क्षय हो चुका होता है, मतलब वो क्या हो सकता है, क्या हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है कि वो आखिर अगर निकल रहा है तो कितना पदार्थ निकला, यही चीज हमको फाइंड आउट करने के लिए एग्जाम में आएगा। ये नहीं कहेगा हाफ लाइफ पीरियड का आप डिफिनेशन लिखो, वो बोल देगा कि सर मुझे ये आप लोग बताओ ना कि अगर कोई एलिमेंट्स है, क्या है, एलिमेंट्स स्टार्टिंग में इतना था और रिएक्शन के बाद इतना बचा, तो कितना टाइम लगा, या टाइम दे देगा तो बोलेगा कितना खत्म हुआ, कितना क्षय हुआ, ये बोल देगा। तो उसके लिए अगर आपको निकालना है तो फार्मूला है, क्या है भाई, उसके लिए फार्मूला है। ठीक है, सॉरी भाई, देखो थोड़ा सा खांसी आ रही है, ठंडी लग गई है ना। आ जाओ, अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, फार्मूले की, तो फार्मूले में सबसे पहले देखो, इसको प्रदर्शित करने के लिए हाफ लाइफ पीरियड को टी हाफ से डिनोट करते हैं। किससे, टी हाफ से, ये टी हाफ है, यानी टी 1/2। क्या भाई, टी 1/2, इसी से इसको प्रेजेंट करते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई कि नहीं। ठीक है, बची शेष मात्रा जो होती है वो एन नॉट होती है। तो मैं सभी को अभी एक साथ डिफाइन करूंगा। तो फार्मूला क्या होता है सर, ये सबसे पहले ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए जानना। देखो, फार्मूला ये होता है, n इज इक्वल टू,
क्या, n इज इक्वल टू n नॉट इंटू में हाफ पर पावर n स्मॉल। ये पहला फार्मूला होता है। दूसरे फार्मूले की बात करूं तो दूसरा फार्मूला हमारा होता है t इज इक्वल टू टी हाफ इंटू में n होता है। स्मॉल n लिखना है आपको। क्या लिखना है? स्मॉल n लिखना है। ठीक है, ये आपका दो फार्मूला होता है। इन्हीं दो फार्मूले से आप क्या करोगे, इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे आप लगा सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे आप लगा सकते हो इन्हीं दो फार्मूले से। ठीक है ना, एक एक करके इनको मैं बता देता हूं कौन क्या है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो जो n है हमारा, n क्या है हमारा? ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान सुनो। सबसे पहले मैं बात करूं n नॉट की। किसकी? n नॉट। आ जाओ बेटा सुनो। जो हमारा n नॉट होता है, क्या होता है? n नॉट। n नॉट क्या होता है? ये पदार्थ का जो शेष मात्रा बचा होता है वो हमारा क्या होता है? n नॉट। ठीक है, क्या होता है? n नॉट होता है। चलो ठीक है, बिल्कुल सही। देखो आप लोग ध्यान दो पहले यहाँ पे, यह क्या हो गया हमारा? n नॉट। n नॉट क्या है हमारा? ये प्रारंभिक, n जो है ये बचा हुआ मात्रा होता है। ठीक है, n नॉट क्या है? ये आपका प्रारंभिक मात्रा है। क्या है आपका? ये प्रारंभिक मात्रा। ठीक है, ये क्या है? प्रारंभिक मात्रा। ठीक है, एन नॉट क्या हमारा? प्रारंभिक मात्रा। टी क्या है? कैपिटल टी की बात करता हूं। कैपिटल टी हमारा क्या है? ये टोटल टाइम है, कुल समय। कुल समय, टोटल टाइम। ठीक है, अभी एन क्या है? एन आपका क्या है? वो बचा हुआ शेष। ठीक है, एन क्या हमारा? शेष मात्रा। जितना आपका बचा हुआ है वो है शेष मात्रा। ठीक है, क्या भाई? ये आपका रिमाइंडर अमाउंट है। और बाकी क्या है? जो एन है वो अर्ध आयु कालों की संख्या है। क्या है? एन जो आपका स्मॉल एन है ये अर्ध आयु कालों की संख्या है। स्मॉल एन क्या है? ये अर्ध आयु कालों की संख्या है। अर्ध आयु कालों की संख्या, ये बात आप समझिए। ठीक है, अब देखो भाई, इतने से आप पूरी सवाल को हल कर सकते हो। कि आप मैंने बता दिया ये अर्ध आयु काल है। इतना चीज अगर आपको पता है तो इससे बनने वाले न्यूमेरिकल्स लगा लोगे। ठीक है, आ जाओ। एक क्वेश्चन है, देखना। कह रहा है यदि रेडियम, ठीक है, इतने वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का इतना रह जाता है। कितने वर्षों में भाई? इतने वर्षों में। तब उसकी अर्ध आयु बताइए। अर्ध आयु बताइए मतलब क्या सर? आप मुझे टी हाफ बताइए। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल्स को लगाने का मतलब होता है कि आप उसके दिए हुए यानी गिवन डाटा को लिखो। क्या करो? दिए हुए यानी गिवन डाटा को लिखो। जब लिख लोगे तब आप क्या करोगे भाई? इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो हाफ लाइफ पीरियड यहाँ पे कितना दिया है? हाफ लाइफ पीरियड नहीं पता है, टोटल टाइम कितना दिया है भाई? 361 वर्ष दिया है। ठीक है सर, और क्या दिया? प्रारंभिक मात्रा का। ठीक है, प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाता है। क्या? 1/4 रह जाता है। देखो प्रारंभिक मात्रा का 1/4 ना, इसको पढ़ने का मतलब ध्यान से समझना। अपनी देखो इतने वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 यानी जो हमारा n है ये प्रारंभिक मात्रा यानी n नॉट का 1/4, n नॉट का 1/4 हमारा n रह जाता है। तब उसकी अर्धायु बताइए यानी टी हाफ बताइए। तो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं भाई। देखो n इज इक्वल टू n नॉट इंटू में 1/2 पे पावर n होता है। पता है आपको? पता है कि नहीं? ठीक है सर, अभी देखो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या निकल के आएगा? ये जो n है ये इतना है। क्या? ये जो n है ये इतना है, यानी n की जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे? n नॉट अपॉन में 4 कर सकते हैं? नहीं कर सकते? बिल्कुल सर, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है भाई? n नॉट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1/2 इंटू में n नॉट से n नॉट हमारा शहीद हो जाता है। n नॉट से n नॉट क्या होगा? शहीद हो जाएगा। और जैसे n नॉट से n नॉट हमारा शहीद होता है उसके आगे फिर क्या होगा भाई? 1/4। क्या बचेगा? 1/4। और 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? 1/4 को क्या लिख सकते हैं सर? बोलो। 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं सर। बिल्कुल, इधर क्या क्या बचा है? 1/2 पर पावर n लिखा है। आपको गणित वाले सर बताएंगे या बताए होंगे
कि जब नीचे ये दोनों सेम होता है तो ऊपर वाला बराबर हो जाता है आपस में। क्या हो जाता है? बराबर। यानी कि अभी यहाँ से हमारी जो n की वैल्यू निकल के आएगी सर, वो क्या निकल के आएगी? n बराबर 2 निकल के आएगी। निकल के आएगी कि नहीं निकल के आएगी सर? बिल्कुल निकल के आएगी। कहाँ से निकल के आई सर ये n बराबर 2? ये हमारा निकल के आया है 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पर पावर n से निकल के आया है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी देखो ये आपका इतना निकल गया। अभी टोटल टाइम हमारा दिया है, टोटल टाइम बराबर होता है टी हाफ इनटू में n होता है, पता है ना। तो टोटल टाइम हमारा कितना दिया था सर, बताएंगे? टोटल टाइम 3160 दिया था, ठीक है। टोटल टाइम कितना? 3160 इज इक्वल टू, हमको क्या निकालना है? टी हाफ निकालना है। टी हाफ निकालना है तो n की वैल्यू 2 निकल के आई, यहाँ 2 रख देंगे, ठीक है। 2 से इधर जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो टी हाफ की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, बताएंगे आप लोग? देखो 2 से काटोगे, ठीक है, तो एक बार में यहाँ भाग जाएगा 2 से, बचेगा कितना? यहाँ 11, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा कितना? 16, ये 8, यानी 1580 टोटल आपका निकल के आएगा। यही आपका करेक्ट जवाब होगा। क्या होगा भाई? यही आपका करेक्ट जवाब होगा। चलो अभी ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है ना। क्या है आपका? हाफ लाइफ टाइम निकल गया। तो ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट होगा भाई? 1580, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ा जाए, बोलो आ जाओ। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने की 2 विधियां होती हैं। सबसे पहला एक परमाणु विभाजन यानी न्यूक्लियर फिजन होता है, यानी जिसको बोलेंगे हम लोग क्या भाई? नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है कि परमाणु का बड़े नाभिक से छोटे छोटे नाभिकों में टूटना ही हमारा परमाणु विखंडन कहलाता है। जब परमाणु विखंडन होता है तो हाई एनर्जी के साथ वो क्या कर सकता है? टूटेगा आपस में, ठीक है। क्या होता है? आपस में टूटेगा। इसमें भारी परमाणु जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ये क्या होते हैं? हल्के नाभिकों में टूटते हैं। क्या होते हैं? टूटते हैं और ऊर्जा क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। जैसे हमारे पास यूरेनियम 92 to 35 है, ठीक है। क्या है? 92 to 35 हमारे पास यूरेनियम है। ये यूरेनियम क्या करता है? टूटता है, छोटे छोटे भागों में टूटेगा, ठीक है। बेरियम में टूटा, क्रिप्टॉन में टूटा। ऐसे ही कब टूटेगा? जब इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। क्या होती है? जब इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तब हमारा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है वो छोटे छोटे हल्के नाभिकों में टूटता है। जैसे बेरियम में टूटा, क्रिप्टॉन में टूटा, फिर इस पे जब न्यूट्रॉन टकराएगा तो फिर ये टूटेगा। ऐसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे टूटता चला जाता है, ठीक है। आ जाओ, कब टूटेगा? उस पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि 2 हल्के नाभिक आपस में मिलकर के बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, लेकिन निर्माण करते समय बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। इसमें हल्के परमाणु जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलकर के एक भारी नाभिक बनाते हैं और बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखोगे तो ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटियम, ये क्या है? ये समस्थानिक हाइड्रोजन के आपस में जब मिलेंगे, ठीक है, तो क्या होंगे? लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकालेंगे और हीलियम का निर्माण करेंगे। न्यूट्रॉन का, या न्यूट्रॉन की बमबारी हो तो न्यूट्रॉन आपका निकलेगा, ठीक है। तो क्या होता है? ये आपस में मिलते हैं, लार्ज अमाउंट में एनर्जी भी निकालते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो नाभिकीय रिएक्टर में कुछ प्रयुक्त महत्वपूर्ण कुछ पदार्थ हैं, उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा फ्यूल आता है। क्या आता है? फ्यूल आता है। तो फ्यूल सबसे पहले यूज किया जाएगा। फ्यूल में कौन सी चीज? फ्यूल मतलब होता है ईंधन। जब न्यूक्लियर एनर्जी में कौन सा फ्यूल यूज करेंगे सर? यूरेनियम यूज करेंगे। क्या? यूरेनियम या प्लूटोनियम लोग मुख्य ईंधन के रूप में यूज करते हैं। किसमें? नाभिकीय रिएक्टरों में, ठीक है ना। कूलेंट का यूज करेंगे। जब नाभिकीय रिएक्शन होता है तो उसमें कूलेंट का यूज करते हैं। क्या करते हैं? कूलेंट का। इसके द्वारा जो पानी हीट होता है, ठीक है, जब पानी हीट होता है, पानी को फिर से कूल करने के लिए वेपर बनता है। वेपर बनेगा तो क्या होगा? उसको ठंडा करने के लिए कूलेंट का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसका आपको डायग्राम थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, लास्ट में, एंड ऑफ, ठीक है, एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको इसका डायग्राम दिखा दूंगा, देख लेना। रिएक्टर के नाभिक में उत्पन्न गर्मी को दूर करने के लिए, ठीक है, पानी, भारी मात्रा में हैवी वाटर या हीलियम, क्या भाई? हैवी वाटर या हीलियम गैस या CO2 का उपयोग किया जाता है। मॉडरेटर में किसका यूज करेंगे भाई? न्यूट्रॉन की गति को धीमी करने के लिए हम लोग मॉडरेटर का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग भारी पानी, क्या भाई? भारी पानी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? D2O बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैवी वाटर, D2O इसका फार्मूला होता है, याद रखना आप लोग।
ग्रेफाइट का यूज करेंगे। किसके रूप में? मॉडरेटर, यानी इसको विमंदक भी बोलते हैं। तो मंदक के रूप में हम लोग किसका यूज करेंगे? भारी जल यानी D2O का, या तो ग्रेफाइट का। ये याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है। नियंत्रक छड़े कंट्रोल रॉड में कैडमियम का, या तो बोरान का, या तो क्या भाई हाफनियम का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्या भाई हाफनियम का हम लोग यूज करते हैं किसके रूप में भाई? नियंत्रक छड़ों के रूप में। ठीक है, ये न्यूट्रॉनों के प्रभाव को नियंत्रित करते हैं। चलो, अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया उन सभी से बनने वाले MCQ आ रहे हैं। जितना मैंने आपको पढ़ाया उन सभी का निचोड़ अब आपके सामने है। ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात करूं तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही किसने की थी। जल्दी से आप लोग फटाफट आंसर करेंगे भाई। बताओ किसने की थी भाई? हेनरी बेकुलर ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेकुलर ने किसकी खोज की थी? इसी इनाम पे इन्होंने क्या रखा था उसका? बेकुलर किरण भी नाम रखा था। ठीक। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट प्रयुक्त किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है? न्यूट्रॉनों को वेग को घटाने के लिए, या विकिरण शील्ड के रूप में रिएक्टरों में भीतरी सतह पर लेपन कर लिए, या तापीय कुचालक के रूप में? किसके लिए भाई? न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए, यानी घटाने के लिए, टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना। आइए, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है, किस चीज की बनी होती है भाई? जो हमारा नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें नियंत्रक छड़ें किस चीज की बनी होती है? जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे बेटा, जल्दी बताइए। किस चीज की बनी होती है नियंत्रक छड़ें? किसमें भाई? नाभिकीय रिएक्टर यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर कंसिस्ट द कंट्रोल रॉड। ठीक है, कैसा कंट्रोल रॉड क्या करता है? कंसिस्ट रखता है। पॉलिटेक्निक 2010 और 2005 दोनों में पूछा गया है। जल्दी से आप लोग बताइए, यूरेनियम की, ग्रेफाइट की, कैडमियम की, या प्लूटोनियम की? बताइए। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक कंट्रोल रॉड के रूप में बताइए। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कंट्रोल रॉड के रूप में कैडमियम या बोरान या तो हाफनियम के यूज करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? कैडमियम होगा। क्या भाई? कैडमियम होगा। बोरान रहता तो भी होता, तो बीच में देता ना, ए और बी दोनों। आ जाओ, देखो चौथा प्रश्न हमारा है, किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयु काल दिया है। कितना दिया है सर? 10 वर्ष, यानी T½ दिया है। देखो सबसे पहले गिवन डाटा को लिखना, हमेशा जब भी कोई भी सवाल लगाना गिवन डाटा को लिखना। ठीक है, 10 वर्ष। इसको मैं चाहूँ थोड़ी देर में सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपको बताना और आपके पास स्पीड होनी चाहिए। अर्ध आयु काल कितना दिया? 10 वर्ष दिया सर। उस पदार्थ की मात्रा कितना दिया है भाई? 10 ग्राम दिया है। पदार्थ की मात्रा कितना दिया है? पदार्थ की मात्रा 10 ग्राम दिया है। ठीक है, कितना ग्राम? 10 ग्राम दिया। कितने समय में, कितने समय में 125 ग्राम रह जाएगा? कितने समय में, यानी टी पूछ रहा है 125 ग्राम वो रह जाएगा कितने समय में? बताइए। तो बताओ कितना समय में वो रह जाएगा 125 ग्राम? जल्दी आप लोग बताएंगे। 125 ग्राम वो कितने समय में रह जाएगा? चलो ठीक है, क्या भाई? पदार्थ की मात्रा 10 ग्राम, कितने समय में 100? अच्छा 10 ग्राम से, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। यहाँ देखो 10 ग्राम से घट करके, ठीक है, 10 ग्राम से घट करके, तो प्रारंभिक मात्रा कितना दिया है आपका? 10 ग्राम दिया है। ठीक है, या नॉट की वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, चलो 10 ग्राम। ठीक है, यहाँ एन की वैल्यू रहेगी। चलो एन की वैल्यू 1.2 ग्राम। ठीक है, अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करें। चलो जितना मैं पूछूंगा बस उतना आपको बताना है। तो एन देखो, एन इज इक्वल टू क्या होता है? चलो एन इज इक्वल टू क्या होता है सर? बताना। एन इज इक्वल टू एन नॉट इंटू में 1/2 पर पावर एन होता है, यही होता है ना। चलो, तो अभी हमको एन नहीं पता है, तो एक चीज हमको पता है, टी भी नहीं पता है। चलो यानी एन पता करना होगा। ठीक है, एन हमको कितना दिया है देखना, टोटल एन कितना? 125। 125 बोले तो 1.25 ग्राम दिया है, बिल्कुल सर। इधर एन नॉट की वैल्यू 10 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ये कितना है, यहाँ पे 1/2 इंटू में एन। ध्यान से देखना कैलकुलेशन में कैसे कर रहा हूँ इसको। देखो 125 को अगर हम लोग लिखना चाहे बेटा, 125 को तो 1 में हम लोग इतना लिख देंगे, क्योंकि इसको हटाएंगे तो इतना हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर हो जाएगा। ध्यान से देखो हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको, अरे यार बराबर हो जा। ठीक है, अभी देखो ये क्या है, यहाँ पे ये 10 है। अभी ये 10 मल्टीप्लाई में था, इस 10 को अगर हम लोग इधर भेज दें तो मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, ये किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। तो मल्टीप्लाई से जब ये डिवाइड में होगा तो मैं क्यों ना यहीं से कर लूँ,
ये 10 इधर जाएगा तो किसमें होगा, डिवाइड में होगा, डिवाइड में होगा यानी एक शून्य यहाँ पे और बढ़ेगा, बिल्कुल सर। अभी क्या होगा यहाँ पे 1/2 पे पावर n हो जाएगा। अभी जब इससे काटोगे 125 से 1000 कितनी बार में शहीद होगा सर, 8 बार में, यानी 1/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, बिल्कुल सर। 1/8 को आपको मैथ वाले सर बताएंगे, फिर से बोलेंगे, कहेंगे बेटा ऐसे ऐसे कर लो, आंसर तुम्हारा निकल के चला आएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा साइड कर लेते हैं, फिर बताता हूँ। चलो आ जाओ, तो 1/8 आ गया। 1/8 को फिर क्या करेंगे हम लोग, देखो 1/8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल सर, इज इक्वल टू 1/2 पे पावर n लिखेंगे, हो गया। अब यहां से अगर आप लोग देखोगे तो n इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 3, कितना निकल के आएगा, 3। तो यहाँ पे देखोगे तो n इज इक्वल टू आपको मिल गया 3, ये बात आप लोग दिमाग में बैठा, ठीक है सर। अभी यहाँ देखो, ये तो आपका हो गया, ठीक है। आइए देखिए, अब यहाँ से हम लोग टी इज इक्वल टू कितना दिया है, टी इज इक्वल टू क्या होता है, टी हाफ इंटू में एन होता है। टोटल टी निकालना था तो टी इज इक्वल टू टी हाफ हमारा कितना दिया हुआ है, 10 वर्ष दिया है सर। यहाँ 10 करेंगे मल्टीप्लाई बाई एन की वैल्यू कितना आया, 3 आया, यानी टोटल टाइम हमारा निकल के आएगा 30 वर्ष। कितना निकल के आएगा, 30 वर्ष निकल के आएगा, 30 ईयर निकल के आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। तो अभी आंसर कितना आएगा, 30 ईयर। ऑप्शन कौन सा होगा, 30 ईयर, यानी ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो जल्दी से फटाफट सभी लोग जवाब देंगे, कितना निकल के आएगा, 30 ईयर। ठीक है, आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसे लगा है। सबसे पहले गिवन डाटा को लिखो, फिर फार्मूला अप्लाई करो, आंसर आपका पुट ऑफ हो जाएगा। ठीक है चलो हो गया, यहाँ पे आओ। पांचवा क्वेश्चन है, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट का कार्य क्या होता है। देखो पॉलिटेक्निक 2009 में पूछा गया प्रश्न है, क्या काम होता है ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट का। और मैंने आपको दो चीजें बताई, क्या बताई, एक ग्रेफाइट तो बताया, साथ में आपको D2O बताया। इन दोनों का काम क्या होता है, ग्रेफाइट और D2O। ग्रेफाइट का, ठीक है, ग्रेफाइट का और D2O का काम क्या होता है भाई, मॉडरेटर। क्या भाई, ये दोनों मॉडरेटर के रूप में कार्य करते हैं, यानी मंदक के रूप में कार्य करते हैं। तो क्या हो जाएगा, विमंदक। ठीक है ना, चलो आ जाओ। यहाँ पे देखना क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ठीक है, आप लोग देख लेना यहाँ पे क्या दिया है। परमाणु जो है, ठीक है, छठा क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक में, ठीक है, परमाणु क्या भाई, नाभिक में से किसके निकलने पर परमाणु संख्या की और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। भाई परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या किसके निकलने से अपरिवर्तित रहती है, अल्फा निकलेगा फिर भी चेंज होगा, बीटा निकलेगा फिर भी चेंज होगा, गामा के निकलने से कोई चेंज नहीं होता है। तो आंसर आपका कौन सा निकल के आना चाहिए गुरु, जल्दी बताओ कौन सा आंसर, यानी गामा किरण के निकलने से कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, आ जाओ। सातवां क्या है भाई, सातवां है आयनीकरण क्षमता वाले अधिक है। आयनीकरण क्षमता किसका सबसे अधिक है, सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताओ आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है। तो आयनीकरण क्षमता के लिए मैंने आपको बताया था कि बेटा देखो कभी भी आयनीकरण क्षमता पूछे तो सबसे पहले अल्फा, फिर बीटा और फिर गामा, यानी सबसे ज्यादा आयनीकरण क्षमता किसकी होती है, अल्फा की होती है। ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है, क्योंकि क्या रीजन है कि इसका यूज प्रयोगशाला में नहीं किया जाता है। नाभिकीय संलयन मतलब दो छोटे परमाणु मिलकर के आपस में एक बड़े परमाणु का निर्माण करेंगे, और उसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। तो क्या होगा भाई, अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, कम ताप की आवश्यकता होती है, अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती है, अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है। क्या होगा भाई बताओ, क्या होगा बताओ, अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, उनको कंप्रेस जब किया जाएगा तो क्या होगा भाई, वो बनेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। एक रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्ध आयु, देखो फिर से दिया है, अर्ध आयु काल दिया है 44 वर्ष। आ जाओ, ठीक है, टी हाफ फिर से दे दिया हमारे पास, कितना, टी हाफ दिया है 44 वर्ष, कितना दिया है भाई, 44 वर्ष दिया है। चलो आगे क्या है, इस नाभिक का 1 ग्राम कितने दिन में, 1 ग्राम कितने दिन में कम होकर 125 ग्राम 25 मिलीग्राम रह जाएगा। 1 ग्राम कितने दिन में, यानी प्रारंभिक मात्रा बोल रहा है कि 1 ग्राम है,
और कितने दिन में वो, यानी n कितना हो जाएगा, वो 1 ग्राम है, ठीक है। और पूछ रहा है 125 मिलीग्राम हो जाएगा, क्या भाई, मिलीग्राम हो जाएगा। चलो, पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा गया। कुछ करना ही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लगा के देना है। मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दोगे। इसमें भाई कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग करोगे। हिंट क्या है, पिछली बार भी आपको क्या निकालना है, टोटल टाइम। इसमें भी आपको क्या निकालना है, कितने समय में, यानी टी निकालना है, टोटल टाइम निकालना है आपको, ठीक है। टी हाफ दिया है, ये भी दिया है, ये भी। बस आपको एक चीज ध्यान देना है, ये जो मिलीग्राम है इसको ग्राम में चेंज कर लेना। जैसे डाटा आप रखोगे तो मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करके आप लगा देना, लगा के मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए, क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। सभी लोगों से जिसका आएगा उसके कमेंट पे यहां से क्या जाएगा भाई, जिसका आंसर आएगा उसके कमेंट पे यहां से क्या जाएगा भाई, बोलो। जिसका आंसर आएगा उसका यहां से क्या जाएगा, जल्दी बताओ। उसके कमेंट पे क्या जाएगा, रेड हार्ट जाएगा, ठीक है ना। तो जिसका आंसर आएगा उसके, जल्दी बताओ। चलो देखो, यहां दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12 में 19 थोरियम 234 का विघटन जब हुआ तो 84, ठीक है, क्या बना भाई हमारे पास, प्लूटोनियम बना, जिसमें से आपका 218 बचा, क्या हमारा परमाणु भार, ठीक है। पोलोनियम है ये, पोलोनियम। एक चीज और बता दूं पोलोनियम के नाम से, कि सबसे अधिक समस्थानिक जो रखने वाला एलिमेंट्स होता है वो हमारा पोलोनियम ही होता है, सबसे अधिक समस्थानिक, ठीक है। विघटन में उत्सर्जित अल्फा और बीटा कणों की संख्या क्या होगी, देखो अभी पूछ भी लिया, अल्फा और बीटा कणों की संख्या आप बताइए। चलिए निकालते हैं भाई। तो क्या निकालेंगे, यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। निकालते हैं, यहां देखो, यहां से यहां, यानी कितने की कमी हुई सर, 2 की। कितने की कमी, 2 की, यानी परमाणु जो क्रमांक है 2 की कमी हुई। चलो अभी सवाल लगाते टाइम यूज करेंगे, अभी ऐसे नहीं, ठीक है। देखो परमाणु भार में कितने की कमी, 34 था, 218 बचा, 218 बचा हुआ। अच्छा ठीक है, देखो 234 था और इसमें से 218 हमारे पास, अगर इसको एक आप कैरी दोगे तो कितना हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 16 होगा। देखो 16 की कमी आई है किसमें भाई, परमाणु भार में, ठीक है। और परमाणु क्रमांक में कितने की कमी आई, 6 की। 90 से 84 गया तो 6 की कमी आई ना। तो बताएंगे आप सभी लोग कि कितना हमारे पास अल्फा बीटा आया। तो अल्फा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा कट, अल्फा कट के लिए आपको क्या करना पड़ता है बताएंगे। परमाणु भार में कितने की कमी आई, 16 की सर, डिवाइड बाई 4 करेंगे तो अल्फा कट निकलेगा। कितनी बार में शहीद होगा सर ये बताइए, 4 से 16 कितनी बार में शहीद होगा सर ये, 4 बार में, यानी 4 अल्फा कट निकल रहा है। क्या पूछा है, विघटन में उत्सर्जित अल्फा और बीटा कणों की संख्या क्या होगी। अल्फा कण हमारा 4 निकल गया, बीटा कण की जब मैं बात करूंगा तो बीटा कण क्या होता है, बीटा कण के लिए बोलिए। इस पे ये जो इरेजर है वो काम नहीं करता है भाई थोड़ा सही से, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना आप लोग। अगर मैं बात करूं बीटा, किसकी भाई, बीटा कण की, तो बीटा कण जब भी आपको निकालना होगा, बीटा कण में क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई अल्फा करते हैं। अल्फा कितना है सर, 4 है, माइनस के परमाणु क्रमांक में कितने की चेंजिंग, यही ना मैं आपको बताया हूं, बताओ। देखो यहाँ पे देखोगे तो परमाणु क्रमांक में मैंने कितने की चेंजिंग बताई है। देखो चेंजिंग इन एटॉमिक नंबर, क्या करना है, चेंज इन एटॉमिक नंबर कर देना है, आपका आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। तो चेंज इन एटॉमिक नंबर में कितना, 6 का। तो अब बताओ, 4 दूना 8, 6 घटाओगे तो 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2। तो घटाने के बाद यहाँ पे कितना बचा भाई, 2 बचा। आ जाओ, 4 दूना 8 होगा, 6 घटाओगे 2 बचेगा। तो अल्फा कितना निकला, 4, बीटा कितना निकला 2 निकला। तो ये दोनों अल्फा, यहाँ पे दोनों नहीं है, यहाँ पे दोनों कर देना चाहिए थे, अल्फा और बीटा, ठीक है। ऐसे अल्फा 4 बीटा 2 निकलेगा, ठीक है ना। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे,
ठीक है, फिर से वही ये पूछ रहा है बीटा कण उत्सर्जित होने पर प्राप्त पदार्थ क्या बनेगा। बीटा कण जब उत्सर्जित होता है, ठीक है, निकालते हैं भाई। कभी भी बीटा कण जब उत्सर्जित होगा तो उसके लिए अल्फा हमको चाहिए, और अल्फा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कितने में, परमाणु भार में कितने की कमी। अच्छा छोड़ो, ऐसे छोड़ दो, मैं बता दे रहा हूँ। एक चीज और लिखा था कि जब भी बीटा कण जब निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी, परमाणु भार चेंज नहीं होगा। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बोलो। जब भी बीटा कण हमारा निकलेगा, ठीक है, तो जो हमारा परमाणु क्रमांक होगा, क्या भाई, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, वो 1 से बढ़ेगा। कितना होगा, 1 हमारा प्लस होगा। ठीक है, तो 19 से 91 होना चाहिए। चलो 91 कर दिया। क्या नहीं चेंज होना चाहिए हमारा, क्या नहीं चेंज होना चाहिए, जैसे 1 बढ़ेगा, एक इसका परमाणु क्रमांक बन जाता है प्लूटोनियम का, तो पी ए हो जाएगा। ठीक है, तो 91 से पी ए हो गया। परमाणु भार नहीं चेंज होगा, यानी 234 रह जाएगा। कितना, 234, 91, ठीक है, 234 कौन सा बनेगा भाई आपका, ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है ना, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्या है भाई, 92 यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर नए तत्व का क्रमांक, परमाणु भार क्रमशः होंगे। ठीक है, देखो इसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक पूछ रहा है कि जब उससे क्या निकल जाएगा हमारा, क्या निकलेगा, एक अल्फा पार्टिकल। और जब भी अल्फा पार्टिकल निकलता है तो अल्फा पार्टिकल के निकलने से क्या होता है भाई, 2 की कमी परमाणु क्रमांक में, 4 की कमी परमाणु भार में। तो 2 की कमी हमारा परमाणु क्रमांक, 2 की कमी किस में आएगी भाई, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर में, और 4 की कमी किस में आएगी, 2 की कमी होगी। ठीक, 4 की कमी किस में होगी भाई, एटॉमिक मास में 4 की कमी होगी। ठीक है, तो इससे अगर 2 की कमी होगी तो यानी 92 बनेगा। क्या बनेगा, 2 की कमी होगी 92। ध्यान से देखना, 92 से 2 की कमी एटॉमिक नंबर में, तो 92 से 90 बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल सर। इसमें 4 की कमी होगी अल्फा कण निकलने से, यानी 234 बनेगा। कितना बनेगा, 234। तो 19 हमारा परमाणु क्रमांक किसका है, यहाँ पे परमाणु भार 234, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलो, विकिरण की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल की तुलना में संबंध में कौन सा विकल्प सही है, बताइए। अल्फा विकिरण, गामा विकिरण है ना, तो यहाँ गामा कर लीजिएगा, छूट गया है। गामा विकिरण की चाल जो होती है प्रकाश की चाल के बराबर होती है, ये मैंने आपको बताया था। क्या होती है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है, ये बात आप लोग याद रखना। एक रेडियो एक्टिव स्रोत है जिसका अर्ध आयु काल कितना दिया है भाई, फिर देखो टी हाफ दे दिया। क्या भाई, टी हाफ हमको मिल गया है। चलो आ जाओ भाई, लगाते हैं। टी हाफ हमको दिया हुआ है, इसका इरेजर काम नहीं करता है बेटा। चलो, टी हाफ हमारे पास दिया है कितना, 30 दिन दिया है ना, कितना दिया है, 30 दिन दिया है। ठीक है, बोला क्या, 90 दिन, 90 दिन के समय के अंदर परमाणुओं का अंश जो होगा, यानी कितना प्रतिशत वो खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कितना प्रतिशत वो खत्म हो जाएगा 90 दिन के समय के अंदर, यानी टोटल टाइम हमारा 90 दिया हुआ है। ठीक है, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, परमाणुओं का अंश क्षय हो जाएगा। एक चीज इसमें से मिस है, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं चेक करके आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, इसमें से एक चीज कहीं ना कहीं मिस है। मिस तो नहीं होना चाहिए, मिस इसमें से नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए इसको मैं चेक करके बताऊंगा। इसमें एक डाटा हमको लग रहा है मिस है, या तो एन नॉट की कहीं से तो एक डाटा मिस है। ठीक है ना, इसको मैं चेक करके बता दूंगा। ठीक है, आ जाओ, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन भी था। ठीक है, क्या था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है ना, चलो ये आप लोग क्या करना, मैं इसको चेक करके बता दूंगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है ना, चलिए, तो आपको अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है, क्या आपको क्लियर हुआ, बोलो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और जो मैंने आपको दिया है उसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, मुझे उसका आंसर चाहिए आप लोगों से। ठीक है ना, तो आपका ये कौन सा चैप्टर, 5वां चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है ना, क्या होता है, 5वां चैप्टर फिनिश होता है बेटा। ठीक है ना, तो चलिए, आई होप डैट आप सभी लोग बहुत अच्छे और बेहतर होंगे, आपकी बोर्ड की परीक्षा बहुत शानदार जा रही होगी। फिर आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली नेक्स्ट लेक्चर में, और जल्द ही हम लोग लाइव क्लास में मिलने वाले। तो आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, सभी को नमस्कार और सभी को जय हिंद।